वेलकम टू बिजनेस मॉकर। मेरा नाम अभिषेक है और आज की बिजनेस न्यूज में हम बात करेंगे हाई कोर्ट के फैसले की जो उसने प्राडा और कोल्हापुरी के कंट्रोवर्सी पर लिया। फिर हम बात करेंगे एप्पल के रेयर अर्थ मेटल के बिजनेस की। आगे हम बात करेंगे एसबीआई बैंक की। फिर हम बात करेंगे एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 1070% का रिटर्न दिया है। और हम बात करेंगे पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्राउन एलएनजी की। साथ ही साथ हम बात करेंगे बायोकॉन बायोलॉजीज की और एनटीपीसी की। तो चलिए आज की बिजनेस न्यूज शुरू करते हैं। सबसे पहली बिजनेस न्यूज है एनटीपीसी की, लेकिन उससे पहले आपको दो कंपनीज के बारे में जानना होगा। पहला है एनजीईएल और दूसरा एनआरईएल। एनजीईएल यानी कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। ये एनटीपीसी की ही एक सब्सिडरी है जो स्पेसिफिकली ग्रीन एनर्जी या फिर आप कह लो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, जैसे कि सोलर एनर्जी या फिर विंड पावर। और दूसरा एनआरईएल यानी कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। ये भी एनटीपीसी की ही एक सब्सिडरी है जो रिन्यूएबल एनर्जी के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स और जॉइंट वेंचर्स भी हैंडल करती है। तो ये कंपनीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो अब चलते हैं हम लोग एनटीपीसी के तरफ। देखिए, गवर्नमेंट ने एनटीपीसी को 20,000 करोड़ रुपीस तक रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करने की परमिशन दे दी है, जिससे 2032 तक 60 गीगावाट कैपेसिटी अचीव की जा सकती है। पहले गवर्नमेंट ने जो लिमिट लगा रखी थी वो 7,500 करोड़ रुपीस की थी, यानी कि एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी में सिर्फ 7,500 करोड़ रुपीस ही इन्वेस्ट कर सकती थी। लेकिन अब एनटीपीसी अपनी सब्सिडरी एनजीईएल के थ्रू एनआरईएल और जॉइंट वेंचर्स में भी इन्वेस्ट कर सकेगी। और ये जो पूरा फैसला है वो कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने प्राइम मिनिस्टर मोदी की चेयरमैनशिप में ली। अब ये जो CCEA है यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, बेसिकली ये एक हाई लेवल कमिटी होती है जो देश में जितने भी महत्वपूर्ण इकोनॉमिक या फिर जो भी आर्थिक फैसले होते हैं, आप ये समझ लो, जैसे कि बड़े इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल देना, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के डिसीजन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर से डेवलपमेंट, कोई भी पॉलिसीज हुई उनसे जुड़ी हुई चीजें। और इस कैबिनेट की जो अध्यक्षता होती है वो डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो आप समझ जाओ ये कितना इंपॉर्टेंट एक तरीका है। साथ ही साथ हम अगर एनएलसी की बात करें तो एनएलसी इंडिया को भी 7,000 करोड़ रुपए NIRL में इन्वेस्ट करने की छूट मिली है, जिससे या तो डायरेक्टली आप प्रोजेक्ट कर सकेंगे या तो फिर किसी जॉइंट वेंचर के जरिए भी प्रोजेक्ट को किया जा सकता है। और ये सब डिसीजंस रिन्यूएबल एनर्जी को बूस्ट देने के लिए लिए गए हैं। आई होप आपको ये बिजनेस न्यूज समझ में आ गई होगी, क्योंकि शुरुआत ही काफी कॉम्प्लिकेटेड न्यूज से हो गई। बट आई होप आगे की बिजनेस न्यूज आपको और आसानी से समझ में आ जाएगी, क्योंकि मैं न्यूज को और सिंप्लीफाई करके समझाने वाला हूँ। अगली बिजनेस न्यूज है बायोकॉन बायोलॉजिक्स की। लेकिन ये एक फार्मा कंपनी और फार्मा कंपनी हमेशा एक कॉम्प्लिकेटेड न्यूज के साथ आती है। तो इस कॉम्प्लिकेशन को इजी बनाने के लिए आपको इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर का मतलब समझना होगा। तो पहले हम इस टर्म का मतलब समझ लेते हैं। देखिए, हमने टर्म का नाम यूज किया बायोसिमिलर, यानी कि एक ऐसी दवा जो ओरिजिनल बायोलॉजिकल मेडिसिन की एग्जैक्ट कॉपी की तरह काम करती है और उसे फार्मेसी पर बिना डॉक्टर की नई प्रिस्क्रिप्शंस के रिप्लेस किया जा सकता है। अगर मैं और सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो मैंने 2 वर्ड यूज किया, इंटरचेंजेबल, बायोसिमिलर। तो अब हम पहले बायोसिमिलर के बारे में जानते हैं, फिर इंटरचेंजेबल के बारे में जानते हैं। देखिए, जो बायोसिमिलर है वो ओरिजिनल बायोलॉजिकल ड्रग्स जैसे कि इंसुलिन का ऑलमोस्ट एग्जैक्ट साइंटिफिक कॉपी है। और अगर हम इंटरचेंजेबल का मतलब समझे तो ये इतनी सेफ और इफेक्टिव है कि फार्मासिस्ट पेशेंट को ओरिजिनल दवा के बदले ये दे सकते हैं, वो भी बिना डॉक्टर से पूछे हुए। तो अब मैं आपको इस न्यूज के तरफ लेके चलता हूं जो थी बायोकॉन बायोलॉजिक्स से रिलेटेड। देखिए, बायोकॉन बायोलॉजिक्स को यूएस FDA से क्रिस्टी इंसुलिन के लिए अप्रूवल मिल गया है और ये नोवोलॉक का इंटरचेंजेबल बायोसिमिलर है, जिसका मतलब है कि डॉक्टर की अलग से परमिशन के बिना भी फार्मेसी में सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। ये रैपिड एक्टिंग इंसुलिन है जो डायबिटीज के लिए यूज होता है। तो इससे डायबिटीज के पेशेंट्स को बहुत ज्यादा
फायदा हो सकता है। क्रिस्टी की बात करें हम तो क्रिस्टी पेंस और वायलस दोनों फॉर्म में मिलेगा और इससे बायोकॉन की इंसुलिन पोर्टफोलियो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब इस पूरी बिजनेस न्यूज में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको जाननी चाहिए। पहला ये कि ये जो मेडिसिन है वो ऑलरेडी यूरोप और कनाडा में अवेलेबल है और दूसरी बात ये कि अगर हम मार्केट साइज की तरफ ध्यान दें तो यूएस में इंसुलिन मार्केट 15,000 करोड़ से ज्यादा का है। अगली बिजनेस न्यूज है कोल्हापुरी की। आपको पता है प्राडा ने क्या किया, कोल्हापुरी चप्पल को इंटरनेशनल स्टेज पे शोकेस कर दिया और उससे बहुत सारे लोग परेशान थे। कई लोगों ने बोला कि प्राडा ने कोल्हापुरी जो चप्पल है, जो वहां के आर्टिस्ट हैं, उनके डिजाइन्स को चुराया। तो बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई और बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि कोर्ट का इस पे क्या फैसला आएगा और क्या होता है। तो कोर्ट का बहुत ही चौंका देने वाला फैसला आया है और मैं तो उतना खुश नहीं हूँ कोर्ट के फैसले से। देखते हैं शायद ये जो किस्सा है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जाए। बट ये पूरी बिजनेस न्यूज को अच्छे से समझने के लिए आपको जियोग्राफिकल इंडिकेशन को समझना होगा। शॉर्ट में बोले तो जीआई। आखिर ये जीआई प्रोटेक्टेड आइटम्स होते क्या हैं? देखिए, जियोग्राफिकल इंडिकेशन एक ऑफिशियल टैग होता है जो ये बताता है कि कोई प्रोडक्ट एक स्पेसिफिक जगह से बिलोंग करता है और उस जगह की खास पहचान है, खास क्वालिटी या फिर रेपुटेशन है उस प्रोडक्ट की जो कि वहां से जुड़ी हुई है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे समझें तो कोल्हापुरी चप्पल को कोल्हापुर में बनाया जाता है, वो भी एक खास तरीके से, इसलिए कोल्हापुरी चप्पल को जीआई टैग मिला है। इसका मतलब है कि सिर्फ वही चप्पल जिसको कोल्हापुर या फिर उसके स्पेसिफाइड एरिया में बनाया गया है उसे ही कोल्हापुरी कहा जा सकता है। अब जीआई टैग्स के आखिर फायदे क्या हैं? देखिए, इससे प्रोडक्ट की असलियत और रीजनल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट किया जाता है। कॉपीकैट प्रोडक्ट्स या फिर मिसयूज के खिलाफ लीगल प्रोटेक्शन भी देता है जीआई टैग। साथ ही साथ लोकल जो आर्टिस्ट हैं उनको इकोनॉमिक बेनिफिट भी दिलाता है। अब इंडिया में अगर हम और एग्जाम्पल से समझें तो कुछ जीआई प्रोटेक्टेड आइटम्स हैं जैसे दार्जिलिंग टी, बनारसी साड़ी, मैसूर सैंडल सोप, अल्फांसो मैंगो जो कि रत्नागिरी में होता है। तो इन सब प्रोडक्ट्स को जीआई प्रोटेक्शन मिला हुआ है या फिर आप कह सकते हो इन सबको जीआई टैग दिया गया है। तो अब हम चलते हैं बिजनेस न्यूज के तरफ। देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्राडा के खिलाफ कोल्हापुरी चप्पल के मिसयूज पर फाइल की गई पीआईएल को डिसमिस कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जो 5 एडवोकेट्स हैं जिन्होंने ये केस फाइल किया है उनका कोई भी लीगल राइट बनता ही नहीं केस फाइल करने का, क्योंकि न तो वो कोल्हापुरी चप्पल के ओनर है न ही जीआई टैग के रजिस्टर्ड होल्डर हैं। कोर्ट ने बोला कि सिर्फ असली अफेक्टेड पार्टी ही प्राडा के ऊपर केस कर सकती है, ऐसे कोई भी रैंडम पर्सन केस नहीं कर सकता प्राडा के ऊपर। या तो सिर्फ रजिस्टर्ड ओनर जो कि जीआई टैग से रजिस्टर्ड है या तो वो केस करें या फिर जो आर्टिसन ग्रुप है यानी कि आर्टिस्ट का ग्रुप जो कोल्हापुरी चप्पल को बनाता है वो प्राडा के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं, कोई भी ऐसे रैंडम पर्सन नहीं। लेकिन वहीं पे सवाल ये भी उठता है कि जो छोटे छोटे आर्टिस्ट हैं क्या वो अपना केस हाई कोर्ट तक लेके जा सकते हैं? क्या कोर्ट में केस लड़ना इतना आसान और इतना सस्ता हो गया है, वो भी इतनी बड़ी कंपनी के खिलाफ? तो मुझे लगता है शायद कोर्ट को इस नजरिए से भी सोचना चाहिए था। हालांकि कोर्ट ने तो ये कह दिया कि ये जो केस है वो पब्लिक इंटरेस्ट का नहीं है। अगली बिजनेस न्यूज है पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की यानी कि पीआईएल की। पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड और क्राउन एलएनजी ने एक एमओयू साइन किया है जिसमें क्राउन एलएनजी के प्रपोज्ड गैस टर्मिनल को पीआईएल के एग्जिस्टिंग पाइपलाइन से कनेक्ट किया जाएगा और ये पाइपलाइन 1400 किलोमीटर लंबी है जो काकीनाडा से गुजरात तक जाती है और इस टाई अप से क्राउन एलएनजी इंपोर्टेड गैस को इफिशिएंटली पैन इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगा और इससे पीआईएल को ये फायदा होगा कि उसकी पाइपलाइन का भी यूज बढ़ेगा और ये जो टर्मिनल है उसका कंस्ट्रक्शन 2026 से शुरू होगा और ये बताया जा रहा है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है उसको 4 साल लगेंगे पूरा कंप्लीट होने में। अगली बिजनेस न्यूज है एक ऐसे मल्टीबैगर स्टॉक की जिसने पिछले 5 साल में 1070% का रिटर्न दिया है और ये स्टॉक एक स्मॉल कैप स्टॉक है और इस वक्त अब ये जो स्टॉक है वो
14% चढ़ गया, क्योंकि कंपनी के बोर्ड ने बोनस शेयर इशू पर विचार करने के लिए 23 जुलाई 2025 को मीटिंग बुलाई है। और इस मीटिंग में बोनस शेयर के अलावा ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल बढ़ाने और एजीएम की डेट फिक्स करने पर भी चर्चा होगी। अगर हम स्टॉक की बात करें तो स्टॉक ने कल 397 रुपीस का इंट्राडे हाई टच किया और दिन के अंत में 382.7 रुपीस पर बंद हुआ। और अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो ये 9.53% का गेन था। और इस स्टॉक का नाम है एरन इंडस्ट्रीज। अगली बिजनेस न्यूज है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर के, और इस पे मैंने बहुत पहले न्यूज भी कवर की थी कि चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स के ऊपर बैन लगा दिया है और इंडिया की कई कंपनीज रेयर अर्थ मेटल्स में इन्वेस्ट करने जा रही हैं। और ऐसा ही कुछ कर रहा है एप्पल भी। एप्पल एमपी मटेरियल्स नाम की कंपनी में $500 मिलियन इन्वेस्ट करने वाली है, जो यूएस की एकमात्र रेयर अर्थ माइन चलाता है। और ये जो रेयर अर्थ मेटल है वो मैग्नेट्स बनाने के काम में आता है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होते हैं। और चाइना ने जब एक्सपोर्ट बैन किया तो फिर यूएस ने अपना सप्लाई चेन मजबूत करना शुरू कर दिया। और एप्पल एमपी मटेरियल से पहले मैग्नेट खरीदेगा, फिर टेक्सास में एक नई फैक्ट्री और कैलिफोर्निया में रिसाइकलिंग यूनिट भी बनाएगा। और इस डील से जो एमपी मटेरियल्स के शेयर्स हैं उसमें 8% की बढ़ोतरी देखी गई। अब मैंने ये बिजनेस न्यूज क्यों कवर किया? अब ये तो यूएस मार्केट से रिलेटेड है, इंडियन मार्केट से रिलेटेड नहीं है, बट यहीं आप थोड़ा सा चकमा खा गए, क्योंकि जो ये पूरी दुनिया है ना, ये ओपन मार्केट है, ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। तो अब यहाँ पे कोई भी कंट्री, कोई भी कंपनी कहीं भी एक्सपेंड कर सकती है। तो अगर एप्पल रेयर अर्थ मेटल में एंट्री ले रहा है, इससे दो बातें कंफर्म हो जाती हैं। पहली चीज ये कि ये जो रेयर अर्थ मेटल की इंडस्ट्री है वो बहुत बड़ी है, और दूसरी ये जो चाइना ने किया है वो कोई मजाक नहीं है। इसका मतलब कि अब इंडिया में भी जो भी कंपनीज की न्यूज आएगी रेयर अर्थ मेटल को लेकर के, तो आप ये मान सकते हो कि वो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करने जाएगी ही जाएगी, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा क्राइसिस नहीं या फिर किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, ये बहुत सारे कंट्रीज की प्रॉब्लम है जो चाइना ने क्रिएट की है। अगर आप इसको डिटेल में समझना चाहते हो तो मैंने ऊपर आई कार्ड पे लिंक दिया है, आप वो देख सकते हो, जिसमें मैंने बताया है व्हाई चाइना डिड दिस टू इंडिया। वैसे तो मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, 3-4 वीडियोस टोटल हो गए होंगे रेयर अर्थ मेटल पे, बट आप ये 2-3 वीडियोस देख लो जो ऊपर आई कार्ड में है, आपको समझ में आ जाएगा पूरा रेयर अर्थ मेटल के कॉन्सेप्ट के बारे में, और जो भी इससे रिलेटेड कंपनीज हैं जो इन्वेस्ट कर रही हैं उसके बारे में भी आप जान जाओगे। अगली न्यूज है एसबीआई की। एसबीआई बोर्ड ने FY26 के लिए 20,000 करोड़ रुपए तक के बॉन्ड्स के जरिए फंड रेज करने की अप्रूवल दे दी है, और ये जो पैसा है वो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स से लिया जाएगा। साथ ही साथ एसबीआई 25,000 करोड़ रुपए का QIP भी लॉन्च कर सकता है, जिसमें LIC 7,000 करोड़ रुपए का एंकर इन्वेस्टर हो सकता है। और जो QIP का प्राइस है वो 790 से 800 रुपए प्रति शेयर हो सकता है। और इस फंड रेस से एसबीआई अपना लोन ग्रोथ सपोर्ट करेगा, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग बनाएगा और रेगुलेटरी नॉर्म्स भी पूरे करेगा। हालांकि मुझे ये चीज पसंद नहीं है पर्सनली कि आप फंड रेस करके अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाओ। आप अपने फंडामेंटल, अपने बिजनेस को अच्छा परफॉर्म करो, उससे अपने बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बना लो। बट कोई नहीं, जैसा भी अब यही सारी चीजें चल रही हैं, और मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं है जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं वो। आपकी क्या राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। और एक चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि मैं बहुत ही जल्द कैमरे से रिकॉर्ड करके आपको बिजनेस न्यूज सुनाऊंगा। कैमरे से रिकॉर्ड यानी कि मेरा चेहरा रहेगा, फिर पीपीटी आएगी, चेहरा रहेगा, पीपीटी आएगी। जैसा भी आप एनिमेटेड एक ह्यूमन बीइंग को देख रहे हो, वैसे ही मैं आप लोगों के सामने एक फुली फ्लेज यूट्यूबर की तरह न्यूज ला करके रखूंगा। तो देखते हैं ये चीजें कब तक हो पाती हैं, और जैसे ही होंगी आप लाइक करना। और हाँ, जो आज का वीडियो है ना, उसमें मैंने अभी भी यूट्यूब पे एक चेंज देखा है, जिसमें वो सुपर स्टार्स या फिर एक वो भेजते हैं, क्या कहते हैं उसको, कमेंट सेक्शन में जब आप जाओगे तो वहां से स्वाइप करने का एक ऑप्शन होता है, फिर वहां से आप कुछ मुझे वो दे सकते हो, पॉपुलैरिटी दे सकते हो, तो वो पॉपुलैरिटी आप जरूर देना। और इसी के साथ लेता हूं मैं आपसे अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, वंदे मातरम। और हाँ, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ली है तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। कोई भी फीडबैक है या सजेशन है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। और अगर आप चाहते हैं आपको ऐसी ही डेली बिजनेस न्यूज मिलती रहे तो हमें सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे हिट करना बिल्कुल ना भूलें। और कल फिर से हम लोग इसी टाइम
टाइम पे मिलते हैं, तब तक के लिए आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा।